मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज डेवलपमेंट के 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपकी इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आज इस वीडियो में हम डेवलपमेंट चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड फ्रेंड्स, इन 15 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी एंड मैंने ये देखा कि चैप्टर के बीच में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चंस में से पहले 5 क्वेश्चंस हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क के होते हैं। फिर हम करेंगे 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 या 3 मार्क्स के होते हैं एंड देन वी विल डू 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देन लास्ट में हम 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दैट्स व्हाई वी विल डू क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी टाइप। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाईएस्ट। तो हमें बताना है कि कौन से स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR हाईएस्ट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन अ ईयर। मतलब एक साल में 1000 लाइव बॉर्न चिल्ड्रन में से कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है एक साल के होने से पहले, 1 ईयर की एज होने से पहले जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है फ्रॉम द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन अ ईयर, उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। देखो, जितनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, हेल्थ फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करी जाएंगी, उतना ही उस रीजन का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम होगा। ठीक है, जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी। और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस रीजन की, उस स्टेट में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी लेवल की नहीं है, जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है। सिंपल मीनिंग है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरला। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो एनसीईआरटी में 3 स्टेट के एग्जाम्पल से समझाया गया कि कौन से स्टेट का IMR, लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो हमने देखा था कि इन तीनों स्टेट में से जो बिहार था उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा था। सो द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ऑफ द स्टेट बिहार। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन से स्टेट का है? केरला का। ठीक है, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, दैट्स व्हाई द इन्फेंट IMR इज लेस एंड सबसे ज्यादा है बिहार में। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज हायर HDI रैंक देन इंडिया। तो हमें बताना है कि हमारी कंट्री के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें से कौन सी नेबरिंग कंट्रीज की जो HDI रैंक है वो हमसे अच्छी है, इंडिया से ज्यादा है, ये आपको बताना है। तो HDI रैंक क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है कि इस रिपोर्ट में कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है कि जो लोग हैं उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर जब कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तब जाके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है सभी कंट्रीज का। एंड ये टोटल आउट ऑफ 189 कंट्रीज में से ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमारे कौन सी नेबरिंग कंट्री की जो HDI रैंक है वो हमसे अच्छी है, मतलब इंडिया से ज्यादा है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है एंड श्रीलंका की जो HDI रैंक है वो हमसे ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखो HDI रैंक में कंट्रीज को सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर नहीं और दूसरे फैक्टर्स के बेसिस पर भी कंपेयर किया जाता है। तो इसीलिए श्रीलंका की जो रैंक है वो हमसे, HDI जो रैंक है वो हमसे ज्यादा है। ठीक है, हमारी जैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इंडिया की रैंक है 130 आउट ऑफ 189 कंट्रीज एंड जो श्रीलंका है उसकी रैंक समथिंग 76 है। ओके, so the HDI rank of Sri Lanka is more than India and Sri Lanka is our neighboring country. Okay,
तो ये था सेकंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इनमें से कौन सा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. मतलब एक बार अगर हमने उनको यूज कर लिया तो फिर वो दोबारा रेप्लेनिश हो जाएंगे, दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाएंगे. उन्हें बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स. तो इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ग्राउंड वाटर और कोल रिसोर्सेज. करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है. कैसे? देखो ग्राउंड वाटर बनता कैसे है? ये पूरी वाटर साइकिल से फॉर्म होता है. देखो जब सन की रेज वाटर बॉडीज पर पड़ती हैं, ओशंस पर, सीज पे पड़ती हैं, तो पानी इवेपोरेट हो जाता है एंड बादल बन जाते हैं. जब बादलों में ज्यादा पानी हो जाता है, जो क्लाउड्स हैं वो हेवी हो जाते हैं, तो फिर बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होती है. बारिश का जो पानी है वो जमीन पे आता है, सरफेस पे आता है, एंड जो पानी है वो सरफेस में, लैंड की जो सरफेस में जो क्रैक्स होते हैं उससे ग्राउंड के अंदर चला जाता है, सीप पिन हो जाता है, अंदर चला जाता है, एंड फिर उसी से ग्राउंड वाटर बनता है. तो जो ग्राउंड वाटर है वो ऐसे रिप्लेनिश होता रहता है, रिप्रोड्यूस होता रहता है. ठीक है, तो इसीलिए ग्राउंड वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. जबकि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोल रिसोर्सेज ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं. इनको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. एंड ये रिप्रोड्यूस होते हैं लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. हमें पता है कि जब डेड प्लांट्स डीके होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं तब जाके पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल बनता है. तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए. ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? ग्राउंड वाटर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड वाटर. ये आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है, एंड इनके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए. एनसीईआरटी में एक तो पेट्रोलियम पर केस स्टडी गिवन है एंड ग्राउंड वाटर पर. ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So now let's move on to the next question. The average income of a person is called. किसी भी इंसान की average income को हम क्या बोलते हैं? First option is total income, per capita income, gross income और per nation income. Obviously the correct answer is option number B, per capita income. किसी भी इंसान की average income. Average income क्या होती है? कि एक कंट्री में एक इंसान एवरेज कितना कमाता है. एवरेज में एक इंसान एक कंट्री में कितना कमाता है, दैट इज नोन एज द एवरेज इनकम ऑफ दैट पर्सन. एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कंट्री में जितने भी मतलब जितनी टोटल इनकम है कंट्री की, टोटल मिला के जो भी इनकम आएगी, टोटल इनकम, उसको डिवाइड कर देते हैं कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से. तो फिर दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें एवरेज इनकम मिलती है कि उस कंट्री में एक इंसान एवरेज कितना कमाता है. दैट इज द एवरेज इनकम, जिसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं. Okay, so the correct answer is option number B. Now let's move on to the next question. Dash will be aspiration of a working woman. एक working woman जो काम कर रही है, नौकरी कर रही है, तो उसकी aspiration क्या होगी? Aspiration का मतलब होता है आकांक्षा, desire, goal. ठीक है, एक वर्किंग वुमेन की क्या एस्पिरेशन होगी? इनमें से आपको सिलेक्ट करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज टू हैव अ गार्डन, to have a safe and secure working environment at the office, to have good job opportunities where her education can be made use of, to have a better technologies which can make data storing easy. तो एक वर्किंग वुमेन जो एक ऐसी लेडी जो काम कर रही है, जॉब कर रही है, तो उसके लिए सबसे पहले एस्पिरेशन क्या होगी, क्या उसका गोल होगा? व्हाट विल शी सी बिफोर वर्किंग एट एनी प्लेस? किसी भी जगह पर काम करने से पहले, वर्क करने से पहले, नौकरी करने से पहले वो क्या देखेगी वहां पर? इनमें से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू हैव अ सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट एट द ऑफिस. कोई भी वर्किंग वुमेन है तो सबसे पहले तो वो देखेगी कि उसके ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ है, सिक्योर है, उसको किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े. तो कोई भी वर्किंग वुमेन की जो पहली एस्पिरेशन है वो यही होगी. ये दूसरे जो ऑप्शंस हैं ये भी एस्पिरेशंस हो सकती हैं. एक गार्डन होना, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज होना, बेटर टेक्नोलॉजी होना, ये भी एस्पिरेशंस हो सकती हैं. लेकिन जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं सबसे पहले तो उनकी एस्पिरेशन यही होगी ना कि जहां पर वो काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में वो काम कर रहे हैं, वहां का एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर हो. ओके, सो द एस्पिरेशन ऑफ अ वर्किंग वुमेन विल बी to have a safe and secure environment at the office so that she doesn't have to face any type of discrimination. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है. एस्पिरेशन एक टाइप से आप डेवलपमेंट गोल भी बोल सकते हैं, जैसे कि चैप्टर में समझाया गया. ठीक है, सो दिस वाज द 5th क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, अब हम 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे एंड ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के होते हैं. ओके, सो उस हिसाब से आप अपना आंसर लिखोगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर.
एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। तो हमें पता है कि किसी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकती है, किसी दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट के नोशंस अलग होते हैं, तो हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है एक सूटेबल एग्जाम्पल से। सो डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलप हैज डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज पीपल लिव इन डिफरेंट रीजन्स एंड सिचुएशंस। अलग अलग लोगों की अलग अलग नोशंस होते हैं डेवलपमेंट के, बिकॉज लोग अलग अलग रीजन में रहते हैं, सबकी अलग सिचुएशन होती है, तो इसीलिए सबके लिए डेवलपमेंट भी अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट फैसिलिटीज एंड एमेनिटीज। आप अलग अलग रीजन्स में लोग रहते हैं, किसी के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, किसी के पास फैसिलिटीज़ होती ही नहीं, उनकी नीड्स भी कंप्लीट नहीं होती हैं, तो लोग अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। इस वजह से सबके पास सेम अमाउंट ऑफ एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ नहीं होती। इस वजह से हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग है, डेवलपमेंट के जो नोशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स का कंस्ट्रक्शन इस एग्जाम्पल से समझेंगे। डैम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स लीड्स टू जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, thus development. However, many people have to be displaced from their villages, hence it may not be development for them. देखो, हमें पता है कि डैम कंस्ट्रक्ट करने से क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब वाटर हाई स्पीड से नीचे रन करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसको बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत यूजफुल है, बिकॉज पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को प्रोवाइड की जाती है, एंड देन फिर इंडस्ट्रीज का बिजनेस चलता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इंडस्ट्रीज के लिए तो ये डेवलपमेंट है। अगर डैम्स का कंस्ट्रक्शन होगा तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी एंड दैट विल बी डेवलपमेंट फॉर देम। लेकिन जहां पर डैम्स का कंस्ट्रक्शन होगा, पहले वहां पर कुछ विलेजेस, कुछ गांव होंगे। अब डैम बनाने के लिए उन विलेजेस को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उन विलेजेस को वहां से हटाना पड़ेगा। तो जो लोग उन विलेजेस में रहते थे उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं होगा ना, बिकॉज उन्हें तो अपने घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उनके लिए उल्टा डेवलपमेंट नहीं, उनके लिए तो ये नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है, डेवलपमेंट के नोशंस डिफरेंट होते हैं एंड कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट के नोशंस तो अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में से हमें समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रीज के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स क्या है, डेवलपमेंट है, लेकिन विलेजर्स के लिए, जो वहां पर रहते हैं जहां पर डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना है, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए नुकसान है। सो दैट्स व्हाई द नोशंस ऑफ डेवलपमेंट आर कॉन्फ्लिक्टिंग हियर। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि हर एक इंसान की डेवलपमेंट का नोशन अलग होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। ठीक है, सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2013 एंड 11 बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताना है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HDI बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, कि पीपल कितने एजुकेटेड हैं, हेल्थ स्टेटस क्या है लोगों का, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है एंड एक इंडेक्स आता है जिसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, सो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आल्सो नोन एज HDI इज एन इंडेक्स मेजर दैट एम्स टू एक्सेस द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। मतलब इसका ये एम होता है, ये पता करना कि जो सिटीजन्स हैं एक कंट्री में रहने वाले, उनकी कितनी डेवलपमेंट हुई है बाय कंपेयरिंग देम और बाय डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, it also records the 3 key dimensions of human development: access to education and health facilities, a decent standard of living and long and healthy life। तो यहाँ पर 3 की डायमेंशंस के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। सबसे पहले तो एजुकेशनल लेवल देखा जाता है कि लोग कितने एजुकेटेड हैं। ठीक है, उनका हेल्थ फैसिलिटीज़ देखी जाती है, लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है कि लोगों की नीड्स कंप्लीट हो रही हैं या नहीं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, एंड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लोग कितनी उम्र तक जी रहे हैं, दैट इज नोन एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो इन क्राइटेरियाज के बेसिस पर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है हर एक कंट्री में। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रैक्टिस्ड टू मेजर हाउ डेवलपमेंट हैज इंप्रूव्ड ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्यों प्रैक्टिस किया जाता है, ये मेजर करने के लिए कि डेवलपमेंट से ह्यूमन लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आया है, वो मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है,
Then developed minds make developed societies. Thus the human development index measures the development of countries. हमें पता है कि जो डेवलप माइंड होंगे वो एक डेवलप सोसाइटी को क्रिएट करेंगे. जितने ज़्यादा हम डेवलप्ड होंगे उतना ही हमारे माइंड जितने डेवलप होंगे उतनी ही सोसाइटीज़ को हम डेवलप करेंगे. तो इसीलिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है, ये कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को ही मेजर करता है. ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसके बारे में हमने यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखा है. ठीक है, so this was the second question. Third question है the future generation may not have sufficient resources as compared to the present generation. Explain the statement by giving suitable examples. हमें पता है कि अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी उनके पास इतने सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे जितने अभी हमारे पास हैं. तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स की हेल्प से. सो द फ्यूचर जनरेशन मे नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द प्रेजेंट जनरेशन. दिस कैन बी एजर्टेड इन द फॉलोइंग वेज. जो फ्यूचर जनरेशन होंगी उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होंगे जितने अभी प्रेजेंट जनरेशन के पास हैं. Why? देखो, resources like ground water are getting overused every day. They might get exhausted very soon. हमें पता है कि ग्राउंड वाटर को बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है. हमें पता है ग्राउंड वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. अब रिन्यूएबल रिसोर्स तो रिप्रोड्यूस हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, तो ग्राउंड वाटर कैसे एग्जॉस्ट हो सकता है? हो सकता है अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी ओवर यूज़ करेंगे ना, लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं. ठीक है, अगर हम इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे कि वो रिप्लेनिश हो ही नहीं पा रहा है उस रेट से, तो फिर क्या होगा, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे एज द टाइम विल गो ऑन. ठीक है, तो हम इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ कर रहे हैं, एवरीडे इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि ये भी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. देन even renewable resources like hydropower may get exhausted. and ये जो हाइड्रो पावर है ये भी क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. ठीक है, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ये भी बहुत जल्द एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि कई रीजन्स में जो वाटर के लेवल हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं. वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हाइड्रो पावर जनरेट हो ही नहीं पाएगी, तो ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा बिकॉज वी आर ओवर यूजिंग द अदर रिसोर्सेज. ठीक है, New resources keep on adding to the line, but they all have limited life due to the overuse. अब देखो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, नए नए रिसोर्सेज ऐड हो रहे हैं, लेकिन वो जो नए रिसोर्सेज हैं वो भी मतलब काफ़ी उनके पास लिमिटेड लाइफ है, मतलब वो भी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि हम इतना ज़्यादा उन्हें ओवर यूज़ कर रहे हैं. वी आर ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज सो मच कि जो रिसोर्सेज नए नए आएंगे टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो रिसोर्सेज भी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनकी भी बहुत ही लिमिटेड लाइफ होगी. ठीक है, तो इन स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि अभी प्रेजेंट जनरेशन के पास जितने रिसोर्सेज हैं उतने रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के पास नहीं होंगे. ठीक है, इनफ रिसोर्सेज नहीं होंगे. तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम डेवलपमेंट करते हैं, रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का ध्यान रखते हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया. सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल. तो जो आपके पास मनी है, जो आपके पास इनकम है, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय नहीं कर सकता जिनकी आपको जरूरत है अच्छे से रहने के लिए. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ. सो it is true because income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. जो income है वो एक adequate indicator नहीं है material goods and services का जो citizens use करते हैं. कैसे, example से समझते हैं. For example, money cannot buy us a pollution free environment or ensure that we would get unadulterated medicines. मनी की वजह से, आप अपनी इनकम की हेल्प से आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं खरीद सकते. यू कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. इसके लिए क्या होगा, इसके लिए पूरी सोसाइटी को स्टेप्स लेने होंगे, तभी जाके हम एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट साथ में बना पाएंगे. आप अपनी मनी से, आप अपनी इनकम से पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को खरीद नहीं सकते. ना ही आप ये इंश्योर कर सकते कि आपको अनएडल्टर्ड मेडिसिन मिलेंगी, मतलब बिना मिलावट की दवाइयाँ मिलेंगी. ये भी आप इंश्योर नहीं कर सकते अपने मनी के साथ. ठीक है, money may also not be able to protect us from infectious disease unless the whole of our society takes preventive steps. मनी से आप ये भी नहीं इंश्योर कर सकते कि ये जो कोई भी आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होगा. अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है एंड वो पूरी सोसाइटी में, पूरे कंट्री में स्प्रेड हो रहा है, तो वो आपको भी होगा. यू कैन नॉट इंश्योर दैट यू विल नॉट गेट दैट
डिजीज, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए पूरी सोसाइटी को एक साथ प्रिवेंटिव स्टेप्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे, तभी हम इन डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। So money cannot buy us all the goods and services that we are using to live well, तो इस स्टेटमेंट को हमने एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। Now let's move on to next question. Next question is beside income what can be the other attributes to compare development. हमें पता है कि डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इनकम एक क्राइटेरिया है, लेकिन इनकम के अलावा और कौन से दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं और कौन से दूसरे क्राइटेरिया हैं वो हमें बताने हैं। ओके, सो income is not only the criteria but it is one of the most important indicators of economic development. Some of the other attributes can be, देखो इनकम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं है जिससे हमें कंट्रीज को, डेवलपमेंट को मेजर करना चाहिए। इनकम एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन सिर्फ वही एक क्राइटेरिया नहीं है, और दूसरे भी क्राइटेरियाज हैं और दूसरे भी एट्रीब्यूट्स हैं जिनसे डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो अब वो दूसरे एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IMR भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रन born in 1 year। मतलब एक साल में अगर 1000 लाइफ चिल्ड्रन born हुए हैं तो उनमें से कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है एक साल की उम्र होने से पहले, उसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, ठीक है। एंड IMR जिस रीजन का जितना कम है उतना अच्छा होगा। अगर IMR कम है तो इससे ये इंडिकेट होता है कि वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अच्छी हैं, दैट्स वाई द IMR इज लेस। एंड अगर IMR ज़्यादा है तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। So it is an indicator of the availability of just doctors and medical facilities for pre, post and natal care in the region। तो ये एक इंडिकेटर है for the availability of doctors and medical facilities, ठीक है, for the care of the children who are born in the proportion of 1000 live children, ठीक है, उस रीजन में। लो infant mortality rate indicates good medical facilities and all around development in this society। अगर infant mortality rate कम है, लो है, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि वहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं एंड जो सोसाइटी है वो ऑल राउंड डेवलप्ड है, ठीक है। देन अगला एट्रीब्यूट है, अगला क्राइटेरिया है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है? इट इज द लिटरेट पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन, किस एज ग्रुप में? 7 एंड अबव, 7 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप में जो लिटरेट पॉपुलेशन है उसे बोला जाता है लिटरेसी रेट, ठीक है। So this indicates the availability and accessibility of educational institutions in the region to all age groups and genders। तो लिटरेसी रेट से हमें पता चलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या अवेलेबिलिटी है, एसेसिबिलिटी है टू द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स एंड जेंडर्स। मतलब लोग कितने स्कूल जा पा रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड। लिटरेसी रेट से हमें बेसिकली यही पता चलता है, ठीक है। इट इंडिकेट्स द मेंटालिटी ऑफ द पीपल वेदर दे आर सोशली डेवलप्ड एंड अपडेटेड और नॉट। लो लिटरेसी रेट शोज लेस डेवलपमेंट। तो लिटरेसी रेट से हमें लोगों की मेंटेलिटी का पता चलता है कि वो सोशली डेवलप्ड हैं, अपडेटेड हैं या फिर नहीं। बिकॉज अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ उस कंट्री या उस रीजन के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, दे आर डेवलप्ड, दे आर सोशली डेवलप्ड, बिकॉज ऑब्वियसली एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर लिटरेसी रेट कम है तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ वो जो रीजन है वो कम डेवलप्ड है, वो इतने सोशली अपडेटेड नहीं है, ठीक है। देन अगला क्राइटेरिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। मतलब एक इंसान कितने साल एक्सपेक्टेड है कि वो जिएगा, ही और शी विल लिव, दैट इज नोन एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। दिस इंडिकेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज थ्रू आउट वंस लाइफ वेदर द रीजन हैज सैनिटाइज सेफ सराउंडिंग्स टू सस्टेन। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ये इंडिकेट होता है कि हेल्थ फैसिलिटीज की क्या अवेलेबिलिटी है थ्रू आउट द लाइफ। मतलब पूरी लाइफ में, जो उसकी पूरी लाइफ थी जहाँ पर वो रहा, तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ की क्या अवेलेबिलिटी है, एंड जो रीजन है, मतलब जहाँ पर वो इंसान रहता है उस रीजन में वो सैनिटाइज्ड है और जो सेफ सराउंडिंग्स हैं या नहीं सस्टेन करने के लिए, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ये इंडिकेट होता है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट द रीजन लैक्स आइटम्स फॉर अ हेल्दी लिविंग। अगर किसी रीजन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो इससे ये इंडिकेट होता है, इससे ये पता चलता है कि उस रीजन में हेल्दी लिविंग के लिए जो आइटम्स हैं उनकी कमी है। मतलब अच्छे से एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक सही लाइफ जीने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, जो सराउंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो वहाँ पर नहीं है। इससे पता चलता है अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है।
ठीक है, सो दैट वी गेट टू नो फ्रॉम द लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये और दूसरे क्राइटेरियाज हैं जिनसे डेवलपमेंट को कंपेयर किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। इनकम भी एक क्राइटेरिया है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, लेकिन और दूसरे भी क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। नाउ वी विल डू 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है ग्राउंड वाटर का एग्जांपल देते हुए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर ही चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं बिना एनवायरमेंट को डैमेज करें एंड फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द ओनली वे इन विच विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस द प्रेजेंट जनरेशन कैन कंटिन्यू टू डेवलप। जो प्रेजेंट जनरेशन है वो डेवलपमेंट को कंटिन्यू रख सकती है बिना एनवायरमेंट की क्वालिटी को डैमेज करे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब उस तरीके से हम डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसके रीजंस हैं। फर्स्ट इज इट एनकरेजेस द ग्रोथ दैट मिनिमाइजेस एनवायरमेंटल इश्यूज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ग्रोथ होती है, ग्रोथ को वो इनकरेज करता है, बिना एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे, रिसोर्सेज का ओवर यूज करेंगे, तो काफी एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो एनवायरमेंटल इश्यूज तो होंगे ही। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ग्रोथ होती है एंड एनवायरमेंटल इश्यूज मिनिमाइज होते हैं। ठीक है, it is the only way to address the concerns of the future generation along with accommodating the needs of the current generation. Sustainable development ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम फ्यूचर जनरेशन की जो कंसर्न्स हैं, फ्यूचर जनरेशंस की जो नीड्स हैं, उनको भी हम ध्यान में रख सकते हैं एंड साथ ही साथ हम करंट जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही ऐसा तरीका है जिससे ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके, देन इट डिमांड्स दैट रिसोर्सेज रिजर्व्स इंक्लूडिंग exhaustible natural and environmental resources be maintained. This keeps the atmosphere healthy for the current generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये डिमांड करता है कि जो रिसोर्सेज के रिजर्व्स हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल एंड एनवायरमेंटल रिसोर्स, इनको मेंटेन करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो एटमॉस्फेयर है वो हेल्दी रहेगा करंट जनरेशन के लिए, जो अभी वाली जनरेशन है। ठीक है, For example, recent studies suggest that because of overuse, groundwater in India is exhausted. This might severely affect the future generation heavily to the point of the threatening their survival. तो अभी ये ग्राउंड वाटर के एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है, रिसेंट स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि इंडिया में ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा, इंडिया में भी नहीं और भी रीजन्स में ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है कि वो बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। हाँ, इंडिया की बात हो रही है। रिसेंट स्टडी सजेस्ट दैट ओवर यूज़ की वजह से ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज एग्जॉस्टेड। ठीक है, बहुत ही जल्द एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड इससे क्या होगा, इससे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको थ्रेट आएगा, उनके सर्वाइवल को थ्रेट आएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा थ्रेट आ जाएगा फ्यूचर जनरेशंस को। बिकॉज अगर ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो अपनी नीड्स को कैसे पूरा करेंगे, बिकॉज वाटर इज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीड फॉर लाइफ। ठीक है, वाटर नहीं होगा तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे ह्यूमन बींग्स। तो अगर ग्राउंड वाटर ही एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके सर्वाइवल को थ्रेट आता है। दैट्स वाई यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे इसका आंसर लिखा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ हैज द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइड कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। तो हमें बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया है एंड इस रिपोर्ट की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो CBSE 2017, 16, 13, 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम। जो वर्ल्ड बैंक है वो कंट्रीज को क्लासिफाई करता है कौन से, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम। जब हम एक कंट्री की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जाके मिलती है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर ही कंट्रीज को कंपेयर करता है वर्ल्ड बैंक एंड उसके बेसिस पर कंट्रीज को क्लासिफाई किया है। सो कंट्रीज विद द इनकम ऑफ मोर देन $12,065 पर एनम एंड अबव आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। वो कंट्रीज जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $12,065 पर एनम से ज्यादा है, वो कौन से कंट्रीज कहलाते हैं, दे आर नोन एज रिच कंट्रीज, अमीर कंट्रीज। ठीक है,
जिनकी पर कैपिटा इनकम इससे ज़्यादा है, ओके। देन कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, countries with per capita income less than $955 are called poor countries। वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $955 से कम है उन्हें बोलते हैं पुअर कंट्रीज, उनको क्लासिफाई किया गया है पुअर कंट्रीज पर के बेसिस पर, पुअर कंट्रीज हैं वो, ओके। देन कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम बिटवीन द रेंज ऑफ $12,065 and $955 are called low middle income countries। and वो countries जिनकी per capita income इनके बीच में आती है $12,065 and $955, वो countries हैं low middle income countries, ठीक है, वो है low middle income countries। and इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज में ही आता है, बिकॉज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इस रेंज के बीच में है, ठीक है। तो ऐसे वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर ऐसे क्लासिफाई किया है, ओके। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? So the limitations of this report can be explained as it considers only income, other aspects of life are ignored। obvious सी बात है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ इनकम के बेसिस पर ही कंपेयर करता है कंट्रीज को, और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं और दूसरे जो क्राइटेरियाज हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। सो पहला लिमिटेशन तो यही हो गया। देन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WDR लिखते हैं, ओनली टेल्स अबाउट इनकम पर पर्सन एंड नॉट द इकोनॉमिक गैप बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड क्लासेस। ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है कंट्रीज की, इससे सिर्फ हमें इनकम पर पर्सन का पता चलता है, हमें ये नहीं पता चलता कि जो कम्युनिटीज हैं, जो क्लासेस हैं, उनके बीच में क्या इकोनॉमिक गैप है। मतलब देखो, हमें पता है कि एक सोसाइटी रिच एंड पुअर में डिवाइड होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं। तो जब हम उस पूरे कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो वो जो एवरेज आती है ना, उससे हमें ये नहीं पता चलता कि क्या गैप है डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, रिच एंड पुअर में कितना इकोनॉमिक गैप है, ये हमें नहीं पता चलता। सिर्फ हमें ये पता चलता है कि एवरेज इंसान कितना कमा रहा है, हमें गैप का पता नहीं चल पाता कि कैसे वो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना ज़्यादा कमा रहा है, कौन कितना कम कमा रहा है। इट ओनली टेल्स अस द इनकम पर पर्सन। तो ये हो गया दूसरा लिमिटेशन ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको आंसर किया। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन बताया, देन उसकी 2 लिमिटेशंस बता दी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। Now let's move on to question number 3. Question number 3 is per capita income is not considered a true measure of development. Comment. पर कैपिटा इनकम एक ट्रू मेजर नहीं है डेवलपमेंट का, इसको एक ट्रू डेवलपमेंट जो ट्रू मेजर कंसिडर नहीं किया जाता डेवलपमेंट का, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, इस पर हमें कमेंट करनी है। सो पर कैपिटा इनकम क्या है? व्हेन द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। जब हम एक कंट्री की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, हमें पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम मिलती है, ठीक है। इट इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रू मेजर ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इसको एक ट्रू मेजर डेवलपमेंट का क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? ये रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉपुलेशन इज अ वेरिएबल कंपोनेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पर कैपिटा इनकम से हमें ये नहीं पता चल पाता कि एक क्या इकोनॉमिक गैप है, क्या कैसे वो जो इनकम है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। देखो, हमें पता है कि सोसाइटी में कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं, तो जो एवरेज निकल के आएगी उससे सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि एक एवरेज इंसान कितना कमा रहा है। हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा कमा रहा है, कौन कितना कम कमा रहा है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलेगा एक टोटल इनकम का, ठीक है। वी विल नॉट गेट टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि पर पर्सन इनकम कितनी है। तो ये ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, दैट वी डू नॉट गेट टू नो अस द how the income is distributed among the population, which is a variable component, ठीक है। Then life expectancy and infant mortality rate can be used as other criteria for measuring development। ये पर कैपिटा इनकम तो एक क्राइटेरिया ना, लेकिन और दूसरे क्राइटेरियाज भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक ट्रू मेजर कंसिडर नहीं किया जाता है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, बिकॉज और दूसरे भी क्राइटेरिया जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल इन द कंट्री कैन बी अदर क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए और दूसरे क्राइटेरियाज भी हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट एंड हेल्थ स्टेटस, लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, ठीक है। तो ये और दूसरे क्राइटेरियाज भी हैं, ओनली पर कैपिटा इनकम इज नॉट देयर। देन करप्शन फ्री society, gender equality, pollution free environment, investment in the health and education sector etc can be the other indicators of measuring development। and ये और दूसरे क्राइटेरियाज हैं जिनसे डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है, ये और दूसरे इंडिकेटर्स हैं, नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम। इसीलिए पर कैपिटा इनकम एक ट्रू मेजर नहीं है, एक ट्रू मेजर कंसिडर नहीं किया जाता उसको डेवलपमेंट का, ऐसे इसको हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स
डू द केस बेस्ड क्वेश्चन। अब हम 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक सिचुएशन दी होती है, केस दिया होता है, फिर उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये पूरा केस है, देन ये 3 क्वेश्चंस पूछे, ये इनके आंसर्स हैं। सो a vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea। तो देखो एक वेसल ने क्या किया, 500 टन्स लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट को डंप कर दिया ओपन एयर में एक सिटी में, एंड सराउंडिंग सी में भी डंप कर दिया। ठीक है, दिस हैपेंड इन अ सिटी कॉल्ड अबीजान इन इवोरी कोस्ट। तो इवोरी कोस्ट एक कंट्री है अफ्रीका में, एंड उसमें एक सिटी है जिसका नाम है अबीजान। एंड इस सिटी में ऐसा हुआ कि एक वेसल ने 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट को ओपन एयर में एंड सराउंडिंग सी में डंप कर दिया। ठीक है, द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital and 26,000 treated for symptoms of poisoning। तो देखो अब इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट को जब ऐसे खुली हवा में, खुले एरिया में डंप कर दिया जाएगा, सी में डंप कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो वो टॉक्सिक वेस्ट है उससे जो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलेंगी, टॉक्सिक जो हवा होगी वो भी पल्यूट हो जाएगी, जो वाटर बॉडीज हैं वो भी पल्यूट होंगी। तो वो जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं वो हवा में फैलेंगी, एंड इससे क्या हुआ, इससे लोगों को नोजिया हुआ, स्किन रैशेज हुए, फेंटिंग, डायरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। एंड फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद जो 7 पर्सन्स की डेथ हो गई, 7 लोगों की डेथ हो गई, 20 हॉस्पिटल में एडमिट हुए एंड 26,000 को ट्रीट किया गया सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग के लिए। ठीक है, तो इतना बुरा असर पड़ा इसका टॉक्सिक वेस्ट को डंप करने का। देन a multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसने क्या किया, वो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी वो पेट्रोलियम एंड मेटल्स में डील करती थी। तो उस मल्टीनेशनल कंपनी ने आइवोरी कोस्ट की एक लोकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपनी शिप से उनके टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज करेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमें दे दी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एन आइडियल गोल फॉर नेटिव्स ऑफ अबीजान। तो ये जो सिटी है, इस सिटी में जो लोग रहते हैं उनका आइडियल गोल क्या होगा, उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। तो हमें सिचुएशन पढ़ती है, यहाँ पर ये केस पढ़ती है, हमें समझ में आ रहा है कि जो पोल्यूशन हो रहा है एयर एंड वाटर का, तो उस वजह से उन्हें क्या हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वो यही चाहते हैं कि जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं वो क्लीन हो, पोल्यूशन ना हो, उन्हें सही हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। ठीक है, सो उनके लिए डेवलपमेंट आइडियल गोल क्या होगा, अ फ्री हेल्थ केयर हेल्थियर एनवायरनमेंट कुड बी एन आइडियल गोल फॉर द नेटिव्स ऑफ अबीजान। जो इस सिटी में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के नेटिव्स हैं, उनके लिए गोल होगा कि उन्हें फ्री हेल्थ केयर मिले, उनका जो इन्वायरमेंट है वो हेल्थियर हो, पोल्यूशन ना हो एयर एंड सी का, एंड यही उनका आइडियल गोल होगा। ठीक है, Then next question is mention an ideal goal for the multinational company। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने आइवोरी कोस्ट की एक लोकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए अपनी शिप से, तो इस मल्टीनेशनल कंपनी का क्या गोल होगा। हमें पता है कि जो कंपनीज होती है उनका एक ही गोल होता है, प्रॉफिट कमाना, जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उतना प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, so multinational company would want more profit and to be able to get rid of the waste without having to pay for the same। मल्टीनेशनल कंपनी का इसका क्या गोल होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना चाहेगी, एंड ये वेस्ट को मतलब वेस्ट को वहाँ से डिस्पोज करना चाहेगी विदाउट पेइंग फॉर द सेम, मतलब उनको ज़्यादा पे ना करना पड़े उस लोकल कंपनी को, एंड जो वेस्ट है उसको भी डिस्पोज कर दें, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनी का एक ही गोल होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, सो दिस विल बी द आइडियल गोल फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी जिसने लोकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिसोर्सेज वर सिवियरली अफेक्टेड इन द गिवन सोर्स। तो इस केस से हमें क्या समझ में आ रहा है, कौन से रिसोर्सेज पर बहुत बुरा असर पड़ा जब टॉक्सिक वेस्ट को डंप किया गया। तो देखो टॉक्सिक वेस्ट को खुली हवा में डंप किया एंड सराउंडिंग सी में भी डंप कर दिया, तो एयर तो पोल्यूट हुई, साथ ही साथ वाटर बॉडीज भी पोल्यूट हुई। ठीक है, सो वाटर ऑफ द सी बॉडीज। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वाटर पोल्यूट हुआ एंड साथ ही साथ एयर भी पोल्यूट हुई। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। ये था पहला केस बेस्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can like you better for all? How would people live together?
Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about ways in which we can work towards achieving these goals. तो डेवलपमेंट के बारे में पूरी सिचुएशन दी है, अब इससे रिलेटेड ये MCQ पूछे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट होता क्या है उसकी डेफिनेशन पूछिए, तो आपको सही यहाँ पर डेफिनेशन सिलेक्ट करनी है. फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ नेशंस पॉपुलेशन होलिस्टिकली. सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, हैविंग हाई डेवलपमेंट गोल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. देखो दी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, वेल्थ का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वल वेल्थ मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए. लेकिन एक्यूमुलेशन, देखो हमारी सोसाइटी में एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होता है, लेकिन ये एक डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता. ठीक है, हैविंग हाई डेवलपमेंट गोल्स, हैविंग हाई डेवलपमेंट गोल्स का कोई मतलब नहीं होता, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन पर कैपिटा इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, ये भी नहीं हो सकता. सिर्फ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री डेवलप हो रहा है, और दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं. सो दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, देन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ नेशंस पॉपुलेशन. अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जब एक इंसान की सारी नेसेसिटीज कंप्लीट होती हैं, सभी नीड्स अच्छे से मिलती हैं, तो उसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोला जाता है. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बढ़ेगा हर एक सिटीजन का एक कंट्री में रहने वाले को, सो तब हम कंसिडर करेंगे कि वो जो कंट्री है वो डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है. सो डेफिनेशन क्या होगी डेवलपमेंट की? फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ नेशंस पॉपुलेशन होलिस्टिकली. ठीक है, सो ये इसका करेक्ट आंसर है. देन सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस. पीपल डू नॉट हैव सेम नोशन ऑफ द डेवलपमेंट बिकॉज डैश. हमें पता है कि लोगों के अलग अलग नोशन होते हैं डेवलपमेंट के, अलग अलग मीनिंग होता है डेवलपमेंट का लोगों के लिए. ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? देयर इज सो मच वर्क, people have similar economic status, people have diverse wishes, they encourage discrimination. क्या सही यहाँ पर रीजन होगा इसका? क्या ब्लैंक में क्या आएगा? सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, people have diverse wishes. हर एक इंसान की जो विशेज होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबका इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, तो इस वजह से लोगों के डेवलपमेंट के नोशंस भी अलग होते हैं. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीपल हैव डाइवर्स विशेज. सबकी विशेज अलग हैं, एस्पिरेशंस अलग हैं, जिस वजह से सबके नोशन जो है डेवलपमेंट के वो भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द कॉमन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ऑल सिटीज. ठीक है, तो सिटीज में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हुआ है, सिटीज में रहने वाले जो लोग हैं उन सभी का क्या कॉमन डेवलपमेंट गोल हो सकता है? कॉमन मतलब जो ऑलमोस्ट सभी लोगों का हो, जो सिटीज में रहते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज लग्जरियस हाउस, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर पीस, सिक्योरिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशंस. ऑब्वियसली देखते हैं हमें पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी, पीस, सिक्योरिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशंस. जो सिटीज में रहने वाले जो लोग हैं उनका सभी का ऑलमोस्ट सभी का ये डेवलपमेंट गोल होगा कि वो शांति से रह पाए, पीस हो, सिक्योरिटी हो. ठीक है, सिक्योरिटी हो जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर, दैट शुड बी अ सिक्योर एनवायरनमेंट, एंड बेटर लिविंग कंडीशंस हो, उनकी नेसेसिटीज जो हैं वो पूरी अच्छे से पूरी हो जाएं. सो दैट इज द बेटर लिविंग कंडीशंस. तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा. ये कॉमन डेवलपमेंट गोल है हर एक इंसान का जो सिटीज में रहते हैं. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसे ही इंक्रीज इन नेशनल इनकम. देखो इंक्रीज इन नेशनल इनकम सिर्फ सिटीज में रहने वाले लोगों का ही नहीं होता डेवलपमेंट गोल, और लोगों का भी हो सकता है. यहाँ पर हम स्पेसिफिकली सिटीज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी एन आइडियल डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबर. जो एक लैंडलेस रूरल लेबर है, मतलब उसके पास लैंड नहीं है एंड वो एक लेबर है, तो उसके लिए क्या आइडियल डेवलपमेंट गोल हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एट होटल्स. होटल्स का कोई रिलेशन नहीं है लैंडलेस लेबर के साथ, सो दिस इज रॉन्ग. देन मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंक्रीजिंग कंट्रीज नेशनल इनकम. क्या होगा इसका सही आंसर? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. एक लैंडलेस रूरल लेबर का डेवलपमेंट गोल यही होगा कि उसको ज़्यादा दिन काम करने को मिले, बिकॉज ऑब्वियसली लैंडलेस लेबर्स को हर दिन काम ढूंढना पड़ता है. उनका कोई ऐसे मतलब फिक्स कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ काम करने के लिए ढूंढना पड़ता है. सो उसका डेवलपमेंट गोल होगा मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा दिन उन्हें काम करने को मिले, एंड बेटर वेजेस मिले, जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाएं, पे किया जाए. सो दिस विल बी द आइडियल डेवलपमेंट गोल ऑफ अ रूरल लैंडलेस लेबर. ठीक है, लेबरर सॉरी. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो ये हमारा दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन था. इससे ये 4 MCQs पूछे गए थे जिनको हमने आंसर किया. ओके,
एंड यहाँ पर ये आंसर्स का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. ओके, सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 15 क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर डेवलपमेंट. आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस यूजफुल लगे होंगे. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.